नमस्कार साथियों, हमारी आज की वीडियो में हम एक सीक्रेट ऑपरेशन की बात करने वाले हैं। ऑपरेशन अजेक्स, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक डेमोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए चलाया। वैसे तो अमेरिका हमेशा डेमोक्रेसी की हिमायती वाली बात करता है, पर यहां पर अमेरिका ने बिल्कुल अपोजिट काम किया। मैं बात कर रहा हूं ईरान की। देखिए, ईरान जैसा आज दिखता है, जैसा फैनाटिक समाज आज दिखता है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950 के अंदर वहां डेमोक्रेसी हुआ करती थी, बहुत खुला माहौल वहां हुआ करता था। तो अमेरिका ने वहां की डेमोक्रेसी को हटाने के लिए वो षड्यंत्र, वो सीक्रेट ऑपरेशन क्यों चलाया, उस ऑपरेशन में क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई, क्या प्लानिंग की गई, और फिर उस प्लानिंग को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। उसके साथ साथ वहां की जो सरकार थी डेमोक्रेटिक, वहां का जो प्रधानमंत्री था, उसने क्या क्या गलतियां की जो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया, और उस ऑपरेशन के बाद किस तरीके से ईरान में अमेरिका के प्रति भावना बनी, किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई, किस तरीके से अमेरिका और ईरान के रिलेशंस हमेशा के लिए खट्टे हो गए, कड़वे हो गए। हम इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज अपनी फीडबैक जरूर देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। देखिए, बात है 1950 की। 1950 में ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रोल होता था एक ब्रिटिश कंपनी का। ब्रिटिश कंपनी का नाम था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। इस कंपनी का ईरान के सारे जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उन पर कंट्रोल हुआ करता था। कंट्रोल होने से क्या मतलब है? देखिए, जो ऑयल के जो कुएं थे, वहां जो एक्सप्लोरेशन होता था, उसका सारा काम, जो ऑयल रिफाइनरीज थी उन पे सारा कंट्रोल, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, एक्सपोर्ट का जो सिस्टम था, जो ऑयल पाइप्स थे, उन पर पूरी तरह कंपनी का कंट्रोल था। इसके साथ साथ ऑयल की प्राइसिंग क्या होगी, ऑयल किन किन कंट्रीज को भेजा जाएगा, पार्टनर्स कौन होंगे, क्या प्रॉफिट लिया जाएगा, जो ये सारी बातें हैं, यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें हैं, या फिर जो वो रिसोर्सेज हैं उन पे जो सारा कंट्रोल है, वो सारा उस कंपनी के अंडर में आता था। और उसके बदले में ईरान को एक छोटी सी रॉयल्टी मिल जाया करती थी। यह बात है 1950 की। 1950 तक ऐसा चल रहा था। अब 1951 में क्या हुआ, वहां एक बहुत नेशनलिस्ट बंदे का उत्थान हुआ। एक नेशनलिस्ट वहां पे प्रधानमंत्री बना। उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद मोजादेक। 1951 के अंदर यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, और उसको ये जो तेल का खेल है ये सारा समझ में आता था। इसके चलते उसने ये जो ऑयल इंडस्ट्री है इसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने से मतलब ऑयल इंडस्ट्री को ईरान सरकार के अंडर में ले लिया। यानी कि अब जो उसका कंट्रोल, जो पहले ब्रिटिश कंपनी के पास होता था, उसका सारा कंट्रोल, उसका जो सारा तंत्र है, वो ईरानी सरकार के अंडर में ले लिया। अब इससे क्या हुआ, जो वो ब्रिटिश कंपनी थी वो भारी लॉस में आ गई। उसने बहुत कोशिशें की कि ये लोग मान जाएं, लेकिन क्योंकि यहां तो सारा अर्थव्यवस्था की बात थी, तो ईरान सरकार जो है अपने फैसले पे टिकी रही। अब देखिए, वो जो ब्रिटिश कंपनी है वो यहां पर रुकी नहीं। उसने कई सारे तरीके के यहां पे प्लान किए कि किस तरीके से ईरान को फिर से अपने इन्फ्लुएंस के अंदर, वो जो कंट्रोल है, फिर से अपने अंदर लिया जाए। उसने सबसे पहले कुछ लीगल जो है वो चैलेंजेस रखे ईरान के सामने। कैसे? वो इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने ये कहा कि ईरान ने जो ये कानून बनाया है ये लीगल नहीं है। अब वो जो बंदा है प्रधानमंत्री मोजादेक, वो खुद इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा और उसने अपनी बात रखी। कोर्ट के जो जज हैं वो उससे सहमत हुए प्रधानमंत्री से, और उन्होंने इस डिसीजन को टोटली लीगल करार किया। अब उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि आप ऑयल का कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर आप इसे बेचोगे कैसे? हम इसको बेचने नहीं देंगे। किस तरीके से? जो वहां की खुद की सरकार थी ब्रिटेन की, उसने ये ऑर्डर निकाला अपनी कंपनियों से कि आप ईरान का तेल नहीं खरीदेंगे। ठीक है भाई, ब्रिटेन नहीं खरीदेगा तो कोई और देश खरीदेगा। जो और यूरोपियन अलाइज थे उनके साथ भी ब्रिटेन ने साठगांठ करके ये प्लान किया कि आप भी इनका तेल नहीं खरीदोगे। अब जब ये तेल नहीं खरीदेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में यही देश हैं, इनके विपक्ष के भी कोई देश होंगे, तो उनके साथ ईरान ने बात की। अब इन्होंने क्या किया, जो इंश्योरेंस कंपनी थी, है ना, वो ज्यादातर इनके इन्फ्लुएंस में थी, तो इन्होंने उनसे बोला कि जो भी शिप ईरान का तेल लेके जाएगा आप उसका इंश्योरेंस नहीं करेंगे। तो सिस्टम कुछ इस तरीके से बनाया कि भाई ये तेल अगर निकाल भी ले तो वो बिक ना पाए। इसके साथ साथ जो टेक्निकल लोग थे, जो मैकेनिकल लोग थे उस फील्ड में,
उनको भी उसने वापस बुला लिया। तो ये जो इकोनॉमिक जो प्रेशर था वो ईरान पे वो लगातार डाल रहे थे। इसके साथ साथ अब उन्होंने क्या किया कि उसकी घेराबंदी भी चालू कर दी, यानी कि जो तेल जा रहा था, वो जो शिप जाते थे उनको चेक करते कि इसमें ईरान का तेल तो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हर तरीके से ब्रिटेन ने ईरान पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मोजादेक, उसने वहां की जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, उससे सारे जो रिश्ते नाते, जो राजनयिक संबंध थे, वो सारे तोड़ दिए और अपने देश के अंदर जो वो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश कंपनी के, वो सारे उसने निकाल दिए। तो कहने का मतलब यह है कि उस कंट्रोल को करने के लिए जो कुछ हो सकता था प्रधानमंत्री के द्वारा, वो उसने किया। इसमें कोई शक नहीं कि जो उसकी ऑयल इंडस्ट्री थी वो बहुत नीचे आ गई, वो बहुत घाटे में आ गई ईरान की, लेकिन वो अपने फैसले पे अड़ा रहा और धीरे 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 वो थोड़ा सरवाइव करने लग गई इंडस्ट्री। अब ब्रिटेन ने हर तरीके का प्रेशर लगा के देख लिया, लेकिन उसकी जब एक ना चली तो वो फाइनली पहुंचा अमेरिका के पास। अब अमेरिका से उसने दो बहुत बड़ी बातें बोली। एक बात तो ये बोली कि ईरान, ऐसी बात नहीं है कि ईरान चला गया, हमें जो लॉस हुआ वो यहां पर रुक जाएगा। ईरान को देखकर जो और कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, वो भी यही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इराक हो, ये भी हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगे। तो इकोनॉमिकली हमें बहुत लॉस होने वाला है, प्लस ये जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, ऑयल जो इंडस्ट्री है, इसके द्वारा हमारा जो कंट्रोल है मध्य एशिया पे, ये भी सारा खत्म हो जाएगा। तो उसने अमेरिका को कन्विंस किया। दूसरी बात देखिए, अमेरिका की जो उस समय की जो पॉलिसी होती थी, जो फॉरेन पॉलिसी, वो जो है वो यूएसएसआर के अराउंड घूमती थी। ये बात है 1951 की, 1950 1951। और 1948 के बाद से कोल्ड वॉर चालू हो गया था, यानी कि अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर चालू हो गया था कि भाई एक दूसरे के विरुद्ध सारे काम करना, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को रोकना। तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने उसे बताया अमेरिका को कि अगर ईरान अपनी इस चाल में सक्सेसफुल रहा, अपने इस प्लान में सक्सेसफुल रहा, तो ये यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, ये उस ब्लॉक में चला जाएगा हमारे ब्लॉक को छोड़ के, और इसके पीछे पीछे और देश भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो अमेरिका, देखिए अमेरिका वैसे तो बहुत समझदारी की बात करता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो तो वो बहुत समझदार हो जाता है, लेकिन अमेरिका वो देश है जो रूस का नाम सुनते ही, यूएसएसआर का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो फाइनली उसने प्लान किया कि भाई वहां की जो सरकार है, वहां का जो प्रधानमंत्री है ईरान का, उसे हटाया जाए और वहां पर अपनी फ्रेंडली सरकार बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजेक्स, यानी कि वो जो प्लान किया है ना कि हम कैसे क्या क्या करने वाले हैं, उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन अजेक्स, और उसका हेड बनाया रूजवेल्ट जूनियर को। देखिए जो ये रूजवेल्ट है, ये वही रूजवेल्ट है, ये वही फैमिली है जो किसी समय में अमेरिका की राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना, थियोडोर रूजवेल्ट, ये उनका पोता है। तो इसको कमिश्नर बनाया गया कि भाई ये सारा प्लान, जो ये सारा एग्जीक्यूशन है, ये आप देखोगे। अब देखिए प्लान क्या बनाया गया, इसमें 4 मुख्य स्ट्रेटेजी बनाई गई इस प्लान में। देखिए आपको ये लग सकता है कि यार ये तो ईरान की बात है, इससे हमारा क्या मतलब, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, मोटा मोटा स्ट्रेटेजीज के कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि खाली ईरान में ही हुआ, ईरान के अलावा अमेरिका ने बहुत सारे देशों में ऐसा ही किया, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या कोई और शक्ति हो, वो मोटा मोटा इन्हीं कॉन्सेप्ट का उपयोग करती है, कहीं किसी सरकार को हटाने के लिए, अपनी पिट्ठू सरकार, अपनी फ्रेंडली सरकार वहां बैठाने के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि किस तरीके से फॉरेन शक्तियां काम कर सकती हैं, काम करती हैं। तो देखिए उन्होंने क्या प्लान बनाया। पहला प्लान उन्होंने ये बनाया कि जो वहां का राजा है ईरान का, देखिए ईरान की जो गवर्नमेंट है वो अलग है, वहां का राजा है वो अलग है। तो वहां का राजा था किंग मोहम्मद रजा। तो प्लान नंबर 1 में यह था कि वहां का जो राजा है उसको अपनी सपोर्ट में लिया जाए, उसको अपने फेवर में लिया जाए, तो यह काम आसान हो जाएगा, वहां के प्रधानमंत्री को आसानी से हटाया जा सकेगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या की कि जो वहां की सेना है, जो वहां के जनरल्स हैं, उनका प्रेशर बनाया जाए, उनको खरीदा जाए। जिनको पैसे से खरीदा जा सकता है उनको पैसे से खरीदा जाए, जिनको किसी और तरीके से खरीदा जा सकता है उन पर प्रेशर बनाया जा सकता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा सकता है, किसी भी तरीके का प्रेशर बनाया जा सकता है, उन पे वो बनाया जाए। जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको खरीदा जाए। उसके साथ साथ जो मीडिया है वहां का, उसे मैनिपुलेट किया जाए, वहां के मीडिया को भी मैनिपुलेट किया जाए, और इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको भी उसी तरीके से मैनिपुलेट, वहां भी प्रोपेगेंडा उसी तरीके से चलाया जाए। प्रोपेगेंडा से क्या मतलब है, यानी कि वहां का जो प्रधानमंत्री है उसके अगेंस्ट नैरेटिव बनाया जाए
कि ये ईरान का नुकसान करने वाला है, वहां इस्लाम को खतरे में डालने वाला है, वहां का सारा जो सिस्टम है उसको तहस नहस करने वाला है। इसके लिए वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, है ना, उनको खरीदा गया। वहां जो भी अपोजिशन में था उस राजा के, है ना, उनका पता लगाया गया और उनको खरीदा गया। उसके अलावा एक चीज और करी गई, वहां के जो कुछ गुंडे लोग थे, है ना, जो अपना कंट्रोल रख सकते थे भीड़ पे, है ना, उनको खरीदा गया, जिससे कि मौका आने पर, टाइम आने पर वहां पर दंगे कराए जा सके। तो ये जो चार मोटा मोटा स्ट्रेटेजी है, इनको आप ध्यान रखना, है ना, इन्हीं का उपयोग करके वो जो ऑपरेशन था उसे सक्सेसफुल किया गया। अब कैसे इनको एग्जीक्यूट किया गया, अब हम ये बात करने वाले हैं। वहां का जो राजा था मोहम्मद रजा, है ना, सबसे पहले उसको कन्विंस करना था कि भाई आप हमारे सपोर्ट में आओ। कैसे? देखिए, जो ये राजा है पर्सनैलिटी वाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं था, ये एक वीक सा, एक इनडिसाइसिव व्यक्तित्व का व्यक्ति था कि भाई ठीक है यार, जैसे चल रहा है ना, मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं। लेकिन इसको यह विश्वास दिलाया गया कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप वहां के सर्वो सर्वा होंगे, है ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप हमारे तरीके से काम करो, बाकी जिम्मेदारी हमारी। अल्टीमेटली ये मान गया और इससे 2 ऑर्डर्स पे साइन कराए गए। पहला ऑर्डर क्या कि वो जो प्रधानमंत्री है मोजादेक, उसे डिसमिस कर रहे हैं। दूसरा, जो नया प्रधानमंत्री है जनरल जयादी, उसे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। यानी कि 2 ऑर्डर्स लिए गए कि भाई प्रधानमंत्री मोजादेक को हटाया जा रहा है और उसकी जगह राजा के ऑर्डर पर जनरल जायदी को नया प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। ये 2 ऑर्डर्स राजा से साइन कराए गए और एक कर्नल था, कर्नल नासिरी, उसके हाथों प्रधानमंत्री के पास उन चिट्ठियों को भेजा गया, उन ऑर्डर्स को भेजा गया। अब कर्नल नासिरी पहुंचा प्रधानमंत्री के पास कि भाई ये ऑर्डर्स हैं और आपको हटाया जाता है। अब वो लेके गया अपनी छोटी सी टुकड़ी लेके कि इस प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन हो गया उल्टा। प्रधानमंत्री मोजादेक को पहले से कुछ अंदाजा था, उसको भनक लग गई थी अपने जासूसों से कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसने पहले से ही इंतजाम किया हुआ था। उसने कर्नल नासिरी को उल्टा गिरफ्तार कर लिया। अब ये वाली जो खबर है ये फैल गई सारी जगह और जो राजा है ना, वो घबरा गया बुरी तरह और वहां से वो भाग गया ईरान से देश छोड़कर भाग गया। अब अगले दिन प्रधानमंत्री ने क्या किया, मोजादेक ने वो जो सेना में कुछ ऑफिसर्स जिन पे उन्हें शक था जो इस षड्यंत्र में हो सकते हैं, उसने वो सारे ऑफिसर्स वहां से हटा दिए। लेकिन उसने कुछ गलतियां कर दी। गलतियां क्या कर दी उसने कि उसने उस कॉन्स्पिरेसी को छोटा मोटा समझ लिया। उसने जो एक व्यापक काम होना चाहिए था ना उस पे, कि भाई जो भी उसे थोड़ा सा भी जिस पे डाउट हो उनको उसने क्रश नहीं किया। उसने वो जो प्रधानमंत्री था, जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा था, है ना, जनरल जायदी, ना तो उसे पकड़ा, वो वहां से भाग गया, राजा भी वहां से भाग गया और जो सारे ऑफिसर्स हटाने चाहिए थे वो भी उसने नहीं हटाए। तो वो थोड़े से में संतुष्ट हो गया। उसने वो व्यापक लेवल पे वो काम नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। तो जो मुख्य जो लोग थे वो वहां से भाग गए और ये सेटिस्फाई हो गया कि भाई छोटा मोटा षड्यंत्र था जो इसने विफल कर दिया। अब लेकिन यहां से जो प्लान है, जो अमेरिका का CIA का जो प्लान था, वो प्लान बी शुरू हो गया। वो यहां पर रुका नहीं। वो जो मुख्य बंदा था ना, रूजवेल्ट जूनियर, वो वहीं पे टिका रहा ईरान के अंदर कि भाई इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अब उसने क्या किया, जो उसने शुरू में प्लानिंग की थी उन पे काम करना शुरू किया। सबसे पहली बात, जो मीडिया है उसको मैनिपुलेशन उसने शुरू किया। कैसे, किस तरीके से, कि किस तरीके से जो आर्टिकल्स लिखवाने हैं जर्नलिस्ट के थ्रू, वो उसने शुरू किया। क्या किया कि उसने एक ये भ्रम फैलाया पब्लिक के अंदर कि राजा को भगाकर जो प्रधानमंत्री है मोजादेक, वो डिक्टेटर बनना चाहता है, यानी कि डेमोक्रेसी ईरान में खत्म होने वाली है और डिक्टेटरशिप आने वाली है। दूसरी बात देखिए, जो वो एक्शन था राजा का, प्रधानमंत्री का, वो था नेशनलिज्म, है ना, कि भाई उसने वो जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो सरकार के अंडर लिए। लेकिन यहां पे इंप्रेशन क्या क्रिएट किया गया कि जिस तरीके से रूस में सारी जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के अंडर है, उसी तरीके से ईरान में भी यही होने वाला है। यानी कि जो प्राइवेट आइडेंटिटीज हैं, है ना, सारी एंटिटीज ये गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली है, यानी कि वहां पर कम्युनिज्म आने वाला है। देखिए, आपको हो सकता है कि ऐसा किस तरीके से होगा। आज का अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन उस समय आज का जो रशिया है ये सोवियत यूनियन होता था और उस समय सोवियत यूनियन का बॉर्डर ईरान से लगता था, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं इन पर रहता था, क्योंकि बाउंड्रीज लगती थी। ईरान में एक पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ईरान, है ना,
तो उस पार्टी का भी इंफ्लुएंस होता था, लेकिन जो वो प्रधानमंत्री था, है ना, वो एक नेशनलिस्ट बंदा था, उस पे कम्युनिस्ट पार्टी का इंफ्लुएंस नहीं था। लेकिन मीडिया के अंदर ये प्रोपेगेट किया गया कि भाई उसकी पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग घुस गए हैं और उस पर कम्युनिज्म का इंफ्लुएंस है, इसलिए यहां इस्लाम खत्म होगा और कम्युनिज्म आएगा और सबकी प्रॉपर्टीज भी गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी। तो इस तरीके का इंप्रेशन उसने मीडिया के थ्रू बनवाना शुरू किया। दूसरी चीज उसने क्या की, जो वहां के मुल्ला मौलवी थे, जो क्लेरिक्स थे, उनको पैसे देकर भाषण दिलवाना शुरू किया मस्जिदों से कि भाई ये जो प्रधानमंत्री है ये इस्लाम के विरोध में है, इसने राजा जो कि इस्लाम का प्रतीक है उसको भगा दिया और अब यहां पर कम्युनिज्म आएगा, यानी कि इस्लाम है जो वो डेंजर में है, खतरे में है। तो मुल्लाओं से ये काम करवाया, जर्नलिस्ट से अलग काम करवाया। और तीसरी चीज जो उसने प्लान की थी, जो मोब है ना, लोगों को पैसे देकर उसने सड़कों पर उतारना शुरू कर दिया। अब देखिए ये जो भीड़ है ये दो तरीके की होती थी। सुबह जो भीड़ है वो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट नारे लगा रही है कि भाई जाओ और राजा है उसको वापस लेके आओ, हम इस प्रधानमंत्री को सहन नहीं करेंगे। और शाम को उसके अपोजिट भीड़ को उतार दिया जाता था जो उस प्रधानमंत्री को फेवर करती थी, उस प्रधानमंत्री के फेवर में नारे लगाती थी। यानी कि देखिए वो जो भीड़ है वो बिकी हुई है ना, दोनों सीआईए की भीड़ है, लेकिन एक अगेंस्ट काम कर रही है जानबूझ के और एक उसके फेवर में काम कर रही है प्रधानमंत्री के जानबूझ के, जिससे कि जो साधारण पब्लिक है उसको ये लगे कि भाई ये वॉर लाइक जो गृह युद्ध जैसी सिचुएशन है ना। अब देखिए जो पब्लिक है उसे कहां कहां से न्यूज मिलेगी, या तो मस्जिदों से उसे न्यूज मिलेगी किसी इस्लामिक कंट्री में, या मीडिया से उसे न्यूज मिलेगी, या फिर ये जो इस तरीके की खबरें नेक्स्ट डे अखबार में आएंगी या उसे वो देखेंगे तो उनके दिमाग में इंप्रेशन क्या होगा कि भाई ये जो प्रधानमंत्री है ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो उनके दिमाग में धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था उसको खत्म करने का काम किया गया। अच्छा यहां पर देखिए एक चीज है कि एक तो अनअवेयर पब्लिक है जिसको न्यूज मिल रही है मीडिया के थ्रू, मस्जिदों के थ्रू, है ना, या वो जो देख रही है उस भीड़ को। एक जो ग्रुप है जिसको रियलिटी का अंदाजा है ना, वो थी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी, उसे अंदाजा था कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी समर्थक या उसके लोग, उसके कार्यकर्ता सड़क पे आ गए कि भाई ये सैनिक क्रांति होने वाली है, ये तख्ता पलट होने वाला है। तो वो प्रधानमंत्री के फेवर में सड़कों पे आ गए। अब प्रधानमंत्री है वो इतना ज्यादा अवेयर नहीं है कि क्या होने वाला है और वो खुद को कम्युनिस्टों के फेवर में नहीं दिखाना चाहता, है ना, वो उससे खुद को अलग रखना चाहता है। तो उसने इस भीड़ को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसके जो फेवर में जो पुलिस वाले थे उनको ऑर्डर करके इस भीड़ को उसने कंट्रोल कर लिया। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि वो जो प्रधानमंत्री है वो अलग थलग पड़ गया। जो साधारण लोग हैं वो कुछ और ही सोच रहे हैं, जो उसके फेवर में थे उनसे वो अलग हो गया। जो बड़े जर्नल्स हैं वो सारे खरीद लिए गए हैं, जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं वो खरीद लिए गए हैं, मीडिया उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो पड़ गया अलग थलग। अब यहां पे जब उसको सही मौका लगा सीआईए को, तो अब उसने क्या किया कि वो जो फंडेड क्राउड थी वो सड़कों पे उतार दी और उसने पोस्टर लेके जो दुनिया भर के स्लोगन्स वहां पे उन्होंने शुरू कर दिए कि ब्रिंग बैक शाह, जो राजा है उसे वापस लाओ और इस प्रधानमंत्री को वहां से हटाओ। और जो पुलिस है, देखिए जो बड़े पुलिस ऑफिसर हैं वो तो खरीद लिए गए हैं, तो वो पीछे हाथ करके खड़े हो गए, यानी कि उन्होंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। तो जो लोग हैं उनको ये लग गया कि भाई गृह युद्ध जैसी सिचुएशन है ना, और इसको जो कंट्रोल कर सकता है वो तो बाहर बैठा हुआ है राजा, क्योंकि देखिए ऑफिशियली जो सेना है वो राजा के अंडर हुआ करती है और राजा बैठा है बाहर, तो इसको कंट्रोल कैसे करेगा। तो धीरे धीरे जो वो राजा है ना उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक पे आने लग गया। और शाम को सीआईए ने, मतलब देखिए जो दो बंदे हैं राजा और जो वो बनने वाला प्रधानमंत्री है जनरल जैदी, है ना, वो दोनों भाग गए थे, तो उनका इन्फ्लुएंस है सेना के ऊपर, है ना, और सीआईए तो अपना काम कर ही रहा है। तो फाइनली शाम को क्या हुआ, देखिए ये हुआ सुबह के अंदर जो भीड़ उतारी गई है, और दोपहर में शाम को आर्मी को सड़कों पे उतार दिया गया। आर्मी के जो टैंक्स हैं, आर्मी की जो गाड़ियां हैं, उन्होंने जो मेन जो सरकारी बिल्डिंग्स थी वो सारी घेर ली, और जो वहां का रेडियो स्टेशन है वहां से अनाउंसमेंट करा दी कि भाई राजा ने, जो बाहर बैठा हुआ है, राजा ने प्रधानमंत्री को हटा दिया है, प्रधानमंत्री मोजादेक को, और उसकी जगह जैदी को नया प्रधानमंत्री बना दिया है। तो यहां से लोगों को यह इंप्रेशन हो गया कि भैया ये प्रधानमंत्री तो हटा दिया और नया प्रधानमंत्री बन गया है और राजा भी इन सब चीजों को कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट किया गया। और फाइनली क्या हुआ, वो जो फौज है उसने प्रधानमंत्री के घर पे रेड मार दी, वहां पे शेलिंग शुरू हो गई। तो वो जो प्रधानमंत्री है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया।
हालांकि वो जो प्रधानमंत्री है वो छुप गया, वो इधर उधर हो गया, लेकिन उसके दिमाग में ये इमेज है कि भाई मैंने तो ईरान का अच्छा किया है, अपने देश का अच्छा किया है, तो जब सुनवाई होगी मुझे पकड़ भी लेंगे, जब सुनवाई होगी तो मैं जब अपना पक्ष रखूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, प्लस मुझे दोबारा से इस तरीके की पोजीशन मिल जाएगी। तो वो वहां से भागा नहीं, जिस तरीके से राजा भाग गया था, है ना, जो वो बनने वाला प्रधानमंत्री था जयदीप वहां से भाग गया था, राजा भागा नहीं, प्रधानमंत्री भागा नहीं, जो करंट प्रधानमंत्री है मोजादेक, है ना, तो वो राष्ट्रवादी जो उसकी सोच है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको बनाए रखने के लिए उसने सरेंडर कर दिया। अब जब उसने सरेंडर कर दिया तो उस पर मिलिट्री कोर्ट बनाया गया और मिलिट्री कोर्ट में उस पर केस चलाया गया देशद्रोह का, कि भाई ये व्यक्ति जो है ये देशद्रोही है, इसने देश के विरुद्ध विद्रोह किया है ना, देश को तहस नहस वाली स्थिति में लेके गया है। तो देशद्रोह का इस पे केस चलाया गया और इसको 3 साल की सजा दी गई। देखिए अभी अगर आप इसको कंपेयर करें जो फिलहाल का बांग्लादेश में जो हुआ है, बांग्लादेश में भी वो क्या हुआ कि जो अपना एक स्पेशल कोर्ट बनाया, जो वहां एक्सपर्ट जज हुआ करते थे वो सारे हटाए, अपने बंदे वहां फिट किए, और जो वहां की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना उसको फांसी की सजा दी गई, जबकि वो वहां मौजूद नहीं है ना। तो इसी तरीके से वहां पे भी किया गया, है ना, तो अपना कोर्ट बनाया, स्पेशल कोर्ट बनाया, स्पेशल लोग वहां पे भर्ती किए, जज भर्ती किए, और उन्होंने अपने हिसाब से, है ना, जो फैक्ट्स हैं उनको ना मानते हुए उनकी अनदेखी कर उसको 3 साल की सजा दे दी। अब देखिए यहां पर एक बात और है, देने को तो वो फांसी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फांसी इसलिए नहीं दी, उन्हें यह डर था कि कहीं इसके सर पे शहीद वाला तमगा ना लग जाए, यानी कि लोग इसे शहीद ना मानने लगे, तो खाली उसे 3 साल की सजा दी, देशद्रोही घोषित किया और 3 साल की सजा दी। अब देखिए जो वो प्रधानमंत्री था उसने 3 साल की सजा भुगती और उसके बाद उसे लगा कि कुछ ठीक होगा, उसके बाद उसको नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जब तक कि वो 13-14 साल बाद 1967 के अंदर उसकी मृत्यु नहीं हो गई। कहने का मतलब क्या है, उसे अरेस्ट किया गया, उसे देशद्रोही साबित किया गया, प्लस कोई भी इस तरीके का उसे मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी बात पूरी तरह रख पाए लोगों के सामने, वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर पाए, वो खुद को शहीद प्रूव कर पाए। तो इस तरीके की सजा उसे दी गई। लेकिन देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे खबरें बाहर आने लगी, लोगों को भनक लगने लगी कि सच में हुआ क्या है, वो तो एक अच्छा इंसान था, एक देशभक्त इंसान था, तो वहां के लोगों के मन में, ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के प्रति खटास आने लगी और वो एक कड़वाहट में चेंज हो गई। इसके बाद एक चीज और हुई, वो जो राजा है, वो जो अभी तक एक कमजोर सा राजा हुआ करता था, है ना, अब उसके पीछे मिलिट्री बैकअप आ गया पूरा अमेरिका का, तो वो तानाशाह बन गया, वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक हो गया, वो बिल्कुल अपनी मन से जो उसके मन में आता था वो चीज करने लग गया। उसने एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई, इस क्रांति के सक्सेसफुल होने के बाद उसने एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई, जो भी उसके अपोजिशन दल थे, जो भी उसका अपोज कर सकता था, वो सारे उसने जेल में डाल दिए, वो उन सबको उसने मतलब जो है उन पर पाबंदियां लगा दी, उन सबको उसने टॉर्चर किया। तो वो जो लोग हैं वहां के, उनको ये समझ में आ गया कि यार ये तो गलत हो गया, है ना, और ये जो राजा है ये अंग्रेजों का पिट्ठू है। अगर ये अपने आप से हो तब भी कोई बात है, लेकिन ये जो राजा है ये अमेरिका के कहने पे सब कुछ कर रहा है और इन्होंने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। तो वो जो पब्लिक है वो अमेरिका के टोटल अगेंस्ट में चली गई, उस राजा के टोटल अगेंस्ट में चली गई। तो ये लगभग चला 25 साल, लेकिन 25 साल बाद इस्लामिक क्रांति आई। इस्लामिक क्रांति यानी कि वो जो राजा है उसके विरुद्ध जो गुस्सा था, है ना, वो पलते पलते 1979 के अंदर उस राजा को हटाया गया, उस राजा का तख्ता पलट किया गया और राजा को वहां से भागना पड़ा। फाइनली जब अमेरिका ने उसे शरण दी तो अमेरिका के दूतावास पे ईरान में कब्जा कर लिया गया, वहां के जो दूतावास के ऑफिशियल्स थे उनको बंधक बना लिया गया। अमेरिका ने वो छुड़वाए जैसे छुड़वाए, लेकिन परमानेंट ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के प्रति हेट जाग गई, यानी कि वो जो हेट है वो आज भी दिखाई देगी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर अमेरिका के प्रति। तो जो अमेरिका और ईरान का जो 36 का आंकड़ा रहता है वो वहां से शुरू हुआ जो आज तक कायम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑपरेशन अजैक्स। देखिए ऑपरेशन अजैक्स का भी अपना महत्व है। अजैक्स एक योद्धा था यूनान का जो बहुत फियर्स था, जो बहुत क्विक था, उसको ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन का नाम अजैक्स रखा गया। देखिए जो ऑपरेशन का नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीक्रेट ऑपरेशन था, इसलिए नाम जो है अजैक्स वो किसी तरीके का हिंट नहीं देता कि ये ऑपरेशन किस बारे में हो सकता है। तो ऑपरेशन का नाम रखने का भी अपना एक साइकोलॉजिकल
कारण है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक ऑपरेशन की बात की, ऑपरेशन अजैक्स की। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।